We will start with a quick revision of last lecture. तो लास्ट लेक्चर में हमने तीन यूजेस देखे थे पोटेंशियोमीटर के। एक्चुअली दो यूजेस देखे थे पोटेंशियोमीटर के। दो में से पहला था, इफ यू रिमेम्बर, टू कंपेयर ईएमएफ ऑफ टू सेल्स। हमको दो सेल का ईएमएफ कंपेयर करना है, और अगर हमको दो सेल का ईएमएफ कंपेयर करना है, ईएमएफ कंपेयर करना मतलब रेशियो E1/E2। तो दो मेथड हमने देखे थे। एक था इंडिविजुअल सेल मेथड, जिसको आप डायरेक्ट मेथड भी बोलते हो, और दूसरा था कॉम्बिनेशन मेथड, जिसको आप सम एंड डिफरेंस मेथड या असिस्टेंट अपोज मेथड बोलते हो। और एक मेथड था जिसमें आपको फाइंड करना था इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ सेल। तो हम लोग पहले देख लेंगे डायरेक्ट मेथड, मतलब इंडिविजुअल सेल मेथड। हमारे पास एक पोटेंशियोमीटर वायर है, और पोटेंशियोमीटर वायर, as you know, it is 2 to 10 meter long with sections of 100 centimeter each। सिर्फ इतना है कि इस पोटेंशियोमीटर वायर को मैंने फोल्ड करके रखा है। तो फोल्ड करने का रीजन सिर्फ इतना होता है कि 10 मीटर लॉन्ग वायर होगा तो फिर 10 मीटर लंबा टेबल तो बना नहीं सकते हम लोग। तो वी जस्ट फोल्ड इट, इसको फोल्ड करके ऐसे लगा दिया, टेबल के ऊपर माउंट कर दिया। फिर पोटेंशियोमीटर का बेसिक अगर आपको याद होगा, तो पोटेंशियोमीटर में जो वायर का ए पॉइंट होता है, इट इज कनेक्टेड टू पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी। तो जो एक्सटर्नल सोर्स है, एक्सटर्नल बैटरी है, उसके पॉजिटिव को हम लोग कनेक्ट करते हैं पॉइंट ए। दिस इज एक्सटर्नल बैटरी। और जो बी पॉइंट है, इट इज कनेक्टेड टू नेगेटिव वाया की एंड वाया जॉकी। तो यहाँ पे की है के, और ये की हमेशा नॉर्मली क्लोज रखते हैं हम लोग। फिर बी इज कनेक्टेड टू नेगेटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी वाया की एंड वाया रियोस्टैट। तो यहाँ पे एक रियोस्टैट है, वेरिएबल रजिस्टर होता है RH। बट इसका ईएमएफ था E। हमको फाइंड करना था ईएमएफ ऑफ सेल। तो जो दो सेल हमको यूज करने हैं, उन दोनों का पॉजिटिव टर्मिनल हमने कनेक्ट कर दिया ए पॉइंट पे। तो वी कनेक्ट द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द टू सेल्स टू पॉइंट ए। तो हमारे पास दो सेल्स है, रिमेंबर, एंड दोनों सेल के साथ एक एक की भी है। तो यू हैव वन की ओवर हियर, इसको K1 बोल दो, और दूसरा की नीचे दूसरे सेल के साथ K2। तो पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ बोथ द सेल्स E1 एंड E2 आर कनेक्टेड टू पॉइंट A। और यहाँ पे जो नेगेटिव टर्मिनल है, बोथ द सेल्स दे आर कनेक्टेड टू टू कीज K1 एंड K2। द कॉमन टर्मिनल ऑफ दीज टू की is connected to galvanometer, and through galvanometer ultimately connected to jockey। करेक्ट। अब हम लोग क्या करते हैं, हम लोग पहले K1 को क्लोज करते हैं। व्हेन यू क्लोज की K1, इसका मतलब K2 ओपन है, मतलब E2 सर्किट में नहीं। तो करंट फ्लो होगा। अभी करंट, यहाँ पे दो करंट है, एक तो जो एक्सटर्नल बैटरी है वो करंट फ्लो कर रहा है I, और एक फ्लो हो रहा है E1 से। लेकिन हम लोग ऐसा पॉइंट ढूंढते हैं, जॉकी को अलग अलग पॉइंट पे टच करते हो, और ऐसा पॉइंट ढूंढते हो सच दैट द करंट थ्रू गैल्वेनोमीटर इज जीरो। उसको बोलते हैं नल पॉइंट। अगर गैल्वेनोमीटर से करंट जीरो है, तो इसका मतलब ये हो जाता है कि E1 सर्किट में है लेकिन यूज नहीं हो रहा है। और अगर वो यूज नहीं हो रहा है, तो उसका जितना भी ईएमएफ है वो ए और पी पॉइंट के अक्रॉस अपीयर होगा। तो मैं अगर ए और पी पॉइंट के अक्रॉस वोल्टेज मेजर करता हूं, तो मुझे मिलता है E1। और E1 होता है, अगर आपको याद होगा, आई आई आर, लेकिन आर क्या, AP। लेकिन अगर आपको याद होगा, RAP इज सिग्मा इनटू लेंथ, और हमने AP के लेंथ को लिया था L1। तो यहां से मिल गया E1 इक्वल टू I सिग्मा L1। अब केस 2 में हमने K1 को कर दिया ओपन और K2 कर दिया क्लोज। मतलब अब E1 सर्किट में नहीं है, कौन सर्किट में है, E2। फिर हम लोग अलग अलग पॉइंट पे टच करके एक न्यू नल पॉइंट फाइंड करेंगे, P डैश।
अगर हम ए और पी डैश में वोल्टेज मेजर करेंगे तो हमको क्या मिलेगा, E2। क्यों E2? क्योंकि E2 सर्किट में है, लेकिन यूज हो रहा है क्या, नहीं, क्योंकि यहाँ से करंट कितना है, 0। तो इट विल बी I सिग्मा L2। फिर आप इन दोनों को डिवाइड कर दोगे, तो E1 बाई E2 इक्वल टू L1 बाय L2। तो आपको मिल गया EMF बाय कंपैरिजन मेथड, क्योंकि कंपेयर करना मतलब क्या, रेशियो। तो E1 बाई E2 इक्वल टू L1 बाय L2। L1 और L2 आपको मिल जाएगा, क्योंकि इसके नीचे वायर के नीचे स्केल होता है। E1 और E2 में से एक नोन होना चाहिए। E1 नोन है तो E2 मिल जाएगा, E2 नोन है तो E1 मिल जाएगा। दैट इज द वर्किंग ऑफ दिस फर्स्ट एप्लीकेशन। ऐसा है द वर्किंग ऑफ पोटेंशियोमीटर टू फाइंड आउट EMF बाय डायरेक्ट मेथड और इंडिविजुअल सेल मेथड। इंडिविजुअल सेल मेथड क्यों बोला था, क्योंकि एट अ टाइम सिर्फ एक ही सेल सर्किट में है, क्योंकि एट अ टाइम एक ही की को आपने क्लोज किया है, या तो K1 को क्लोज किया या फिर K2 को क्लोज किया है। तो यू हैव क्लोज ओनली वन की, विच मींस ओनली वन सेल एट अ टाइम इज इन द सर्किट। उसके बाद था दूसरा मेथड। दूसरा मेथड याद है, कॉम्बिनेशन मेथड। दूसरा मेथड है कॉम्बिनेशन मेथड, जिसको आप सामान्य डिफरेंस मेथड बोलते हो या फिर असिस्टेंट अपोज मेथड बोलते हो। अब इसमें ये जो ए पॉइंट है, ए पॉइंट, इट इज अगेन कनेक्टेड टू पॉजिटिव ऑफ द बैटरी, बी इज कनेक्टेड टू नेगेटिव थ्रू की एंड रियोस्टेट। वैसा ही है, सिर्फ जो दो सेल है E1 एंड E2, उसमें से E1 सेल का पॉजिटिव टर्मिनल ए पॉइंट को कनेक्टेड है, और इसका नेगेटिव टर्मिनल ये कनेक्टेड है टू अ की अरेंजमेंट इन द फॉर्म ऑफ क्वाड्रिलैटरल। तो E1 का पॉजिटिव इज कनेक्टेड टू ए एंड E1 का नेगेटिव इज कनेक्टेड टू अ की अरेंजमेंट, और एक की अरेंजमेंट इन द फॉर्म ऑफ क्वाड्रिलैटरल। तो यू हैव अ क्वाड्रिलैटरल अरेंजमेंट हियर। तो चार की है इन टोटल, विच इज लेटर से ए, ये सामने वाला उसका बी, and then you have over here which is C, and over here it is D। ठीक है, नाम पे कोई फर्क नहीं पड़ता, आपको जैसा बोलना है वैसा बोल दो। ये A है, ये B है, दिस इज लेट अस से एंड D। देन इफ यू रिमेंबर, यहाँ से E2 के पॉजिटिव को कनेक्ट करते हो, तो यहाँ से आपने कनेक्ट कर दिया E2 का पॉजिटिव, E2 का पॉजिटिव, और ये आ गया E2 का नेगेटिव, ऐसा। और ये E2 का नेगेटिव सीधा जाता है यहाँ पे, और यहां से आप एक वायर निकालते हो, जंपर के थ्रू कनेक्ट करते हो गैल्वेनोमीटर। तो यहाँ पे जंपर लगा देते हो। जंपर कहाँ लगाते हैं, जहां पे हमको दो वायर्स को इंटरसेक्ट नहीं करवाना होगा वहां पे। देन अगेन जॉकी इज कनेक्टेड टू द गैल्वेनोमीटर टू मेक इलेक्ट्रिकल कॉन्टैक्ट्स। इस केस में आप एट अ टाइम दो की ओपन रखते हो अपोजिट वाले, जैसे ए और बी क्लोज रखा, सी और डी ओपन रखा। अगर ए और बी क्लोज है तो E1 का नेगेटिव ये E2 के पॉजिटिव को कनेक्टेड है, मतलब E2 इज हेल्पिंग E1 टू फ्लो करंट, राइट। तो कनेक्शन कैसे, करंट कैसे फ्लो होगा वो भी देख लो अच्छे से, ऐसा आएगा। गुड। देन हम लोग P पॉइंट फाइंड करते हैं, नल पॉइंट, सच दैट द करंट टू गैल्वेनोमीटर इज 0। अगर गैल्वेनोमीटर से करंट 0 है, मतलब E1 प्लस E2 ये यूज नहीं हो रहा, यूज नहीं हो रहा, तो ए और पी पॉइंट के बीच में अपियर होगा। तो वोल्टेज अक्रॉस AP विल बी E1 प्लस E2, एंड दैट E1 प्लस E2 इज I सिग्मा L1, वेयर L1 इज बैलेंसिंग लेंथ, लेंथ ऑफ AP। फिर दूसरे केस में हम लोग इसको ओपन कर देंगे, ए और बी को, सी और डी को कर देंगे क्लोज। इस केस में E1 का नेगेटिव E2 के नेगेटिव को कनेक्टेड है, मतलब E2 ये अपोज कर रहा है, और अगर ये अपोज कर रहा है और फिर भी करंट फ्लो करवाना है जबरदस्ती, तो E1 शुड बी ग्रेटर देन E2। तो ये E1 शुड बी ग्रेटर देन E2 कंडीशन होनी चाहिए। फिर हम लोग वापस गैल्वेनोमीटर सॉरी जॉकी को अलग अलग पॉइंट पे टच करेंगे और करंट टू गैल्वेनोमीटर बना लेंगे 0, नल पॉइंट ऑब्टेन करेंगे। इन दैट केस VAP dash will be E1 minus E2, that will be I sigma L2। इन दोनों को डिवाइड कर लोगे, if you divide these two,
उन लोगों को डिवाइड कर लिया, तो E1 प्लस E2 अपॉन E1 माइनस E2 इक्वल टू L1 अपॉन L2, L1 अपॉन L2। फिर कंपोनेंट डिविडेंड यूज किया था हमने, तो E1 बाई E2 आया था L1 प्लस L2 अपॉन L1 माइनस L2। ये है सम एंड डिफरेंस मेथड। उसके बाद नेक्स्ट एप्लीकेशन हमने देखा था डिटर्मिनेशन ऑफ इंटरनल रेजिस्टेंस। तो अगर हमको इंटरनल रेजिस्टेंस एक सेल का फाइंड करना है, तो यहाँ पे हम ए पॉइंट से उस सेल को कनेक्ट करते हैं पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द सेल थ्रू अ की। यहाँ पे इंटरनल रेजिस्टेंस होगा सेल का, और ऊपर एक एक्सटर्नल रेजिस्टेंस भी लगा के रखा था हमने थ्रू अ की। तो समथिंग लाइक दिस, ऐसा कुछ था। यहाँ पे वो सेल है E1 जिसका आपको इंटरनल रेजिस्टेंस फाइंड करना है R1। तो ये इंटरनल रेजिस्टेंस है R1, ये है सेल E1, और यहाँ पे एक एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है R। तो यहाँ पे की अरेंजमेंट है K1 बोल देता हूँ उसको मैं, K1। क्लियर है तक? अब इन दिस केस फिर वही, पहले K1 को ओपन रखो। K1 को ओपन रखा तो रेजिस्टेंस सर्किट में नहीं है, रेजिस्टेंस इज नॉट इन द सर्किट, राइट? एक्सटर्नल रेजिस्टेंस इज नॉट इन द सर्किट, मतलब E1 सर्किट में है, E1 से करंट भी फ्लो हो रहा है, इसलिए गैल्वेनोमीटर में करंट भी दिखता है। लेकिन हम लोग क्या फाइंड करेंगे वापस से? नल पॉइंट। नल पॉइंट फाइंड किया मतलब करंट टू गैल्वेनोमीटर इज जीरो। इसका मतलब ये जो दो पॉइंट्स है ए एंड पी, इन दोनों का अगर मैं पोटेंशियल डिफरेंस मेजर कर लेता हूँ तो मुझे मिल जाएगा E1, और E1 इज प्रोपोर्शनल टू L1। देन अब हमने की को कर लिया क्लोज, तो एक्सटर्नल रेजिस्टेंस R भी आ गया सर्किट में। फिर हम वापस से अलग अलग पॉइंट पे टच करके न्यू नल पॉइंट फाइंड कर लेंगे P डैश, सच दैट द करंट टू गैल्वेनोमीटर इज जीरो। करंट गैल्वेनोमीटर से तो जीरो हो गया, लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि ये लूप कंप्लीट हो गया। ये लूप कंप्लीट हुआ तो यहाँ पे करंट I1 फ्लो होगा। इसका मतलब अगर अब मैं ए पी डैश इन दोनों पॉइंट में पोटेंशियल डिफरेंस देखता हूं, तो मुझे यहाँ पे टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस मिलेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी लूप में करंट सर्कुलेट हो रहा है। लूप में करंट सर्कुलेट हो रहा है तो कौन कर रहा है? E1। तो E1 का वोल्टेज यूज हो रहा है टू ओवरकम इंटरनल रेजिस्टेंस। जब तक E1 करंट नहीं ड्राइव कर रहा था, मतलब E1 करंट पास नहीं कर रहा था, तब तक AP के अक्रॉस क्या था? पूरा का पूरा EMF था। लेकिन जैसे ही तुमने यहाँ पे की इंसर्ट किया, कंडक्टिंग लूप कंप्लीट हो गया, इसका मतलब E1 करंट को ड्राइव कर रहा है, मतलब कम से कम E1 खुद का इंटरनल रेजिस्टेंस ओवरकम कर रहा है। अगर आपको याद होगा, इंटरनल रेजिस्टेंस ओवरकम करना प्लस एक्सटर्नल रेजिस्टेंस ओवरकम करना, इसमें जो एनर्जी लगता है उसको बोलते हो EMF, और सिर्फ एक्सटर्नल ओवरकम करने के लिए बोलते हो पोटेंशियल डिफरेंस। तो यहाँ पे अगर मैं अब फाइंड करता हूँ ए और पी, देखो ए पॉइंट कहाँ कनेक्टेड है, सीधे सीधे देख लो, रेजिस्टेंस के एक पॉइंट पे, और ये पी डैश कहाँ कनेक्टेड है? रेजिस्टेंस के दूसरे पॉइंट पे। तो रेजिस्टेंस के दो टर्मिनल के अक्रॉस जो वोल्टेज होता है उसको क्या बोलते हो? टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। तो अब इस केस में ईएमएफ मिलेगा कि टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस मिलेगा? प्रोपोर्शनल टू दोनों को डिवाइड कर दिया, E1 बाई V इक्वल टू L1 बाई L2। अब आपको E1 फाइंड करना है, तो हमने यहाँ पे किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ, मतलब किरचॉफ्स लूप लॉ लगाया था। ट्रेस करो इन द डायरेक्शन ऑफ करंट, माइनस I1 R माइनस I1 स्मॉल r1, बराबर? स्मॉल r बोल दो, स्मॉल r, क्योंकि एक ही सेल है ना, तो एक ही सेल है, तो वाई शुड आई बी कॉलिंग दिस एज R1, ठीक है, स्मॉल r प्लस E1 इक्वल टू जीरो। तो यहाँ से E1 मिल जाएगा I1 कैपिटल R प्लस स्मॉल r, इक्वेशन नंबर 4। सिमिलरली V इक्वल टू IR, लेकिन I कौन सा है यहाँ पे लूप में? I1, तो I1
आर। ये इक्वेशन नंबर 4 और 5 कहाँ सब्स्टिट्यूट करोगे? 3 में। तो फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1, 2 एंड 3, 3, 4, 5, चलो ठीक, इक्वेशन नंबर 3, 4, 5, you will have E1. What is E1? I1 capital R plus small r upon V, I1R equal to L1 by L2. I1 हो गया कैंसल। R upon R is 1, small r upon capital R, L1 by L2. तो small r by capital R is L1 by L2 minus 1. Small r by capital R is L1 minus L2 upon L2. So small r equal to capital R L1 minus L2 by L2. तो अगर इंटरनल रेजिस्टेंस फाइंड करना है तो L1 पता होना चाहिए, वो तो मिल जाएगा क्योंकि स्केल नीचे लगा था। L2 भी मिल जाएगा। और क्या पता होना चाहिए? कैपिटल R। इसके लिए कैपिटल R जो होता है वो वेरिएबल रजिस्टर होता है। कौन होता है वो? वेरिएबल रेजिस्टेंस बॉक्स होता है बेसिकली। रेजिस्टेंस बॉक्स और रियोस्टैट दोनों ही वेरिएबल रजिस्टर है। डिफरेंस क्या है? रेजिस्टेंस बॉक्स में लिखा होता है 10, 20, 30, 40, 50 और तुम की इंसर्ट करते हो तो तुमको पता है कि तुम कितना रेजिस्टेंस लगा रहे हो। रियोस्टैट ये कंटिन्यूअसली वेरिंग रेजिस्टेंस होता है। रेजिस्टेंस बॉक्स डिस्क्रीट होता है इन स्टेप्स, 5, 10, 15, 20, 25, 30। लेकिन रियोस्टैट में स्लाइडर होता है, वो कंटिन्यूअस वेरी करता है रेजिस्टेंस को, लेकिन उसकी वैल्यू तुमको पता नहीं होती। तुम स्लाइड करते हो, यू डोंट नो द वैल्यू। तो इसके लिए मैंने वहां पे रेजिस्टेंस बॉक्स लगाया, रियोस्टैट नहीं। रियोस्टैट भी वेरिएबल है, वो भी वेरिएबल है, लेकिन यहाँ पे वैल्यू डायरेक्टली पता नहीं लगती हमको। यहाँ पे डायरेक्टली वैल्यू पता लग जाती है। इसके लिए हमने क्या कनेक्ट करके रखा है? वेरिएबल रजिस्टर। तो दिस इज हाउ यू कैन फाइंड आउट इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ सेल। जो यहाँ तक हमने कल किया था। अभी ये थे, क्या थे? एप्लीकेशंस ऑफ पोटेंशियोमीटर। now you have some practical uses of potentiometer as well। हम रियल लाइफ में, प्रैक्टिकल लाइफ में भी पोटेंशियोमीटर यूज करते हैं विदाउट नोइंग, लेकिन हम लोग करते हैं। टोटल 3 जगह पे यूज होता है। एक होता है वोल्टेज डिवाइडर में, एक होता है ऑडियो कंट्रोल सिस्टम में, और तीसरा तीसरा होता है मोशन सेंसर। अब ये वोल्टेज डिवाइडर अरेंजमेंट है क्या, पहले वो अच्छे से समझ लो। देखो मैंने आपको बहुत बार बोला है कि हमारे यहाँ पे जो सप्लाई वोल्टेज होता है वो कितना होता है? 230 वोल्ट, बराबर। अभी हमारे जो इंस्ट्रूमेंट हम लोग यूज करते हैं ना, 99% इंस्ट्रूमेंट दे वर्क ऑन वोल्टेजेस लेस देन 230 वोल्ट। कोई 100 वोल्ट पे, मोबाइल चार्जर 60 वोल्ट पे, गाड़ी का चार्जर 60 वोल्ट पे नॉर्मली, कोई 150 वोल्ट पे काम करेगा। तो इसका मतलब जो पूरा वोल्टेज 230 वोल्ट आ रहा है, हमको वो यूज ही नहीं करना है, हमको उससे कम चाहिए। तो जब हमारे पास इनपुट वोल्टेज ज्यादा है, लेकिन हमको इनपुट वोल्टेज पूरा यूज नहीं करना है, कम करना है, तो हम लोग क्या यूज करते हैं? पोटेंशियोमीटर। क्यों यूज करते हैं? क्योंकि पोटेंशियोमीटर का प्रिंसिपल क्या था? द ड्रॉप ऑफ पोटेंशियल across any segment or across any portion is directly proportional to length of that portion। जिसको ये प्रिंसिपल याद है उसके लिए ये समझना इज टू सिंपल, और मैंने लैंग्वेज ऑलरेडी सिंपल करके दिया है। देखो ऐसा है, हमारे पास ये जो ऊपर आपको दिख रहा है ना रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस है, ई है, ईएमएफ, ये बेसिकली सप्लाई वोल्टेज है। जो भी सप्लाई आ रहा है उसका वोल्टेज है, और वो सप्लाई वोल्टेज इन दोनों पॉइंट्स में आएगा। कितना है? वी। तो कितना वोल्टेज है? वी। ये इनपुट वोल्टेज है वी। हमको पूरा नहीं चाहिए, हमको कम यूज करना है। तो जो भी डिवाइस हमको यूज करना है वो हमने यहाँ लगा के रखा है। अब याद रखना, याद के रखना, आप तो रियल लाइफ में यूज करते ही हो। चार्जर कितने पॉइंट्स होते हैं? चार्जर के 2 टर्मिनल्स, 2 पॉइंट्स होते हैं, बराबर। एक आधा कोई चार्जर है 3 टर्मिनल वाला तो अलग बात है, लेकिन नॉर्मली कितने होते हैं? 2। कितने होते हैं? 2। तो मोस्टली जो डिवाइस आप यूज करते हो, 99% से ज्यादा डिवाइस जो आप घर में यूज करते हो, उसके कितने टर्मिनल्स होते हैं? 2। तो जो भी वोल्टेज अपियर होगा वो 2 टर्मिनल में अपियर होगा। अब यहाँ पे 2 पॉइंट है पोटेंशियोमीटर वायर का, ए और बी। तो ये जो ए बी आप दिख रहा है आपको, ये क्या है? ये पोटेंशियोमीटर वायर है। व्हाट इज दिस? पोटेंशियोमीटर वायर। पोटेंशियोमीटर वायर हमने डायरेक्टली कहाँ कनेक्ट करके रखा है? सप्लाई वोल्टेज पे, इनपुट वोल्टेज।
और जो डिवाइस हमको यूज करना है उस डिवाइस का एक टर्मिनल हमने ए पॉइंट पे फिक्स करके रखा है। क्या करके रखा है? फिक्स। क्या करके रखा है? फिक्स। ए पॉइंट पे फिक्स है। लेकिन जो दूसरा टर्मिनल है डिवाइस का वो स्लाइडिंग है। देखो एरोहेड दिख रहा है, जहां भी एरोहेड दिखेगा ना मतलब वो पता है क्या होता है? स्लाइडर होता है वो। क्या होता है वो? स्लाइडर। अब होगा क्या, सपोज इनपुट 230 वोल्ट है, मुझे 115 वोल्ट ही चाहिए, आधा चाहिए। और वायर अगर 10 मीटर लॉन्ग है तो मैं सीधा सीधा जो स्लाइडिंग एंड है, जो स्लाइडर है ना यहाँ पे, एक टर्मिनल क्या था? फिक्स था, एक क्या था? स्लाइडिंग था। तो इसको डायरेक्टली मैं सेंटर में टच कर दूंगा। सेंटर में टच करना मतलब वायर हाफ एंड हाफ, हाफ एंड हाफ। तो वोल्टेज भी हाफ एंड हाफ, क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस एनी सेक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ ऑफ दैट सेक्शन। मैं और सिंपल कर देता हूँ, 230 वोल्ट की जगह पे 200 वोल्ट मान लो, ये 200 वोल्ट का सप्लाई आ रहा है। और पोटेंशियोमीटर का जो वायर है वो 10 मीटर लॉन्ग है। कितना मीटर लॉन्ग है? तो हर एक मीटर में कितना ड्रॉप है? 200 बोला मैंने इसके लिए। मैंने बोला अज्यूम 200 वोल्ट है, तो 20 वोल्ट पर मीटर, 20 वोल्ट पर मीटर। सही है। अगर मुझे 20 वोल्ट चाहिए, 20 वोल्ट, तो मैं ये वायर को कहाँ टच करूंगा? स्लाइडर को 1 मीटर पे। 10 वोल्ट चाहिए तो हाफ मीटर पे। 30 चाहिए तो 1.5 पे। 40 चाहिए तो 2 पे। बराबर। तो ये स्लाइड करने से, सिर्फ एक एंड स्लाइडर रखने से आपके आपको जो भी वोल्टेज रिक्वायर्ड होगा आप वो वोल्टेज ले सकते हो। इसे क्या बोलते हैं? वोल्टेज डिवाइडर। क्योंकि ये जो है ना, ये वोल्टेज को डिवाइड कर देगा इनटू सेक्शंस। बराबर। तो देखो वही सब लिखा होगा। द पोटेंशियोमीटर कैन बी यूज्ड एज वोल्टेज डिवाइडर टू कंटिन्यूअसली चेंज आउटपुट वोल्टेज। और इंपॉर्टेंट, क्योंकि ये स्लाइडर कंटिन्यूअसली तुम स्लाइड कर सकते हो तो वोल्टेज भी तुम कंटिन्यूअसली चेंज कर सकते हो। राइट। देन simple, one end of the device is connected to positive point A and the other end is connected to a slider that can move along wire AB. The voltage V, जो voltage V है, it gets divided into portions of length L1 and L2. Done. Simple. इसके बाद ऑडियो कंट्रोल। अभी ऑडियो कंट्रोल में बेसिकली लाउडनेस कम या ज्यादा करने के लिए होता है। तो दो टाइप के पोटेंशियोमीटर होते हैं। एक तो स्लाइडिंग पोटेंशियोमीटर। स्लाइडिंग पोटेंशियोमीटर में ऐसा एक स्लाइडर होता है जो अभी बताया मैंने। कहाँ यूज होता है पता है? डीजेस में। देखा होगा। हाँ, डीजे को बुलाते हो, फिर वो ऐसा कान में तो कुछ तो लगाते हैं हेडफोन्स। फिर वो बहुत बड़ा सेटअप होता है, उस पे वो ऐसा नॉब्स को आगे पीछे करते रहते हैं। दोज आर पोटेंशियोमीटर्स। दे आर ट्राइंग टू कंट्रोल, आई डोंट नो व्हाट इट इज कॉल्ड, क्या बोलते हैं पता नहीं, क्योंकि आई एम नॉट वेरी म्यूजिक इंथुसियास्ट। होगा बास, बॉस, बॉस क्या बोलते हैं पता नहीं, बेस, आई डोंट नो। तुमको पता होगा। जो जोर से गाने बजाते हो ना, पता लगता है सब। एनीवेज दैट इज गुड। ज्यादा लाउडनेस मत करना, नहीं तो कान का पर्दा फट जाएगा। तो एनीवेज टू कंट्रोल वॉल्यूम, तो वॉल्यूम कंट्रोल के लिए भी वहां पे एक स्लाइडिंग टाइप ऑफ पोटेंशियोमीटर होता है। मोस्टली डीजे सेटअप पे दिख जाएगा आपको। या फिर नॉब्स भी होते हैं। नॉब्स तो इस पे भी है। ये ये जो एम्पलीफायर है इसके ऊपर जो नॉब है ये भी पोटेंशियोमीटर है। सिर्फ वो स्लाइडिंग नहीं है, वो क्या है? रोटेटरी है। स्लाइडिंग में क्या हो रहा है? तुम वायर को स्लाइड कर रहे हो, स्लाइड कर रहे हो कि नहीं? रोटेटिंग में ऐसा नहीं होता है। रोटेटिंग इज टू सिंपल। रोटेटिंग में क्या होता है एक्चुअली? इन केस ऑफ रोटेटिंग पोटेंशियोमीटर्स, उसमें हमारे पास ऐसा एक सेटअप है। इसके अंदर एक पॉइंटर है विच कैन रोटेट। तुम उसको रोटेट करोगे तो लेंथ ऑफ द वायर इज चेंजिंग। सपोज यहां से स्टार्ट किया था, यहाँ तक आए, लेंथ चेंज हो गया, सेक्शन का लेंथ चेंज हो गया, यहाँ पे चेंज हो गया, यहाँ चेंज हो गया, यहाँ तक आ गया तो आधा लेंथ हो गया। तो रोटेटिंग में सिर्फ क्या होता है? स्लाइडिंग की जगह पे क्या होता है? रोटेटिंग होता है। तो उसको रोटेटरी पोटेंशियोमीटर बोलते हैं। और ये कहाँ होता है? एम्पलीफायर। और कहाँ होता है? रेडियो में, रेडियो सिस्टम्स में। और कहाँ होता है? पुराने जमाने की टीवी थी उसमें भी होता था। राइट। और कहाँ होता है? बहुत सारी जगह पे देखो, डीजेस में भी होता है। राइट। तो पोटेंशियोमीटर यूज फॉर ऑडियो कंट्रोल। अब सिर्फ एक वर्ड यहाँ पे गलत हो गया।
Sliding potentiometers are commonly used in low power audio system as audio control devices. वॉल्यूम कम ज्यादा करने के लिए ऐसा बोलने की कोशिश है। और तुमको खुद को भी समझ आना चाहिए ना, वोल्टेज ज्यादा होगा तो वॉल्यूम ज्यादा होगा ना। और वोल्टेज ज्यादा कब होगा, जब तुम इसको ज्यादा लेंथ दे दोगे तो वोल्टेज ज्यादा होगा, कम कर दिया तो कम होगा। तो फिर इससे तुम ऑडियो कंट्रोल करते हो। सिमिलर इज विथ रोटेटरी। तो बोथ स्लाइडिंग एंड रोटेटरी, वो रोटरी हो गया गलती से, वो रोटेटरी है। तो बोथ स्लाइडिंग एंड रोटेटरी पोटेंशियोमीटर आर यूज्ड फॉर बैडनेस कंट्रोल, नहीं लाउडनेस कंट्रोल। तो दे आर यूज्ड फॉर लाउडनेस कंट्रोल। ओके, तो एक वर्ड सिर्फ वहां पे लाउडनेस की जगह पे बैडनेस कंट्रोल हो गया। इट्स नॉट बैडनेस कंट्रोल, दैट इज लाउडनेस कंट्रोल। गुड। कहाँ पे हमने पोटेंशियोमीटर सीखा, उसका यूज कहाँ कर रहे हैं? डीजेस में, एम्पलीफायर्स में, एक्सेट्रा एक्सेट्रा एंड वो टाइप। अब बोलोगे फिर नॉब कहाँ यूज करना है, स्लाइडिंग कहाँ यूज करना है, वो डिपेंड करता है आपको। अगर आपको हाईली एक्यूरेट सिस्टम चाहिए जिसमें आपको ऑडियो कंट्रोल बहुत स्मॉल स्मॉल अमाउंट से चेंज करना है, तो स्लाइडिंग लगता है उस केस में। नॉब में ज्यादा पॉसिबिलिटी नहीं होती है स्मॉल स्टेप्स लेने की। देन तीसरा, मोशन सेंसर। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये नॉर्मली मशीन्स में यूज होता है। अभी मशीन्स में क्यों यूज होता है और कैसे यूज होता है समझ लो। फॉर एग्जाम्पल, अभी जब मैं मशीन्स की बात करता हूँ तो इंडस्ट्रियल मशीन की बात कर रहा हूँ मैं। इंडस्ट्रियल मशीन अगर नहीं देखा होगा तो यूट्यूब पे बहुत कुछ देखने के लिए मिल जाएगा। यूट्यूब पे आप कुछ भी सर्च कर लो, पोटैटो चिप्स कैसे बनते हैं, बहुत बड़ी मशीन होती है, राइट। XYZ कार की असेंबली कैसे होती है, बहुत बड़ी मशीन होती है। इवन पापड़ कैसे बनते हैं, बहुत बड़ी मशीन है। मोबाइल फोन कैसे बनते हैं, बहुत बड़ी मशीन है। तो इतने सारे पार्ट्स उसमें होते हैं ना, एक बड़ा सा मशीन है, वेरी वेरी बिग सेटअप। और अगर मुझे वहां पे कंट्रोल करना है मशीन को, क्योंकि क्या होता है, इतना बड़ा मशीन है, कुछ खराब हो गया तो हम माइक्रोस्कोप लेके ढूंढेंगे ना, ये वो उधर खराब हो गया वो। तो अभी भी इनडायरेक्टली फिट समथिंग इनटू इट विच टेल्स अस कि गड़बड़ कहाँ है। अब हम करते क्या है, वेरी इंटरेस्टिंग। सपोज एक बहुत बड़ी मशीन में एक छोटा सा पार्ट है, इसके ऊपर मैंने कुछ एक छोटा सा डिवाइस माउंट करके रखा है, राइट। और मुझे ऐसा चाहिए था कि ये जो एक पार्ट है और ये दूसरा पार्ट है, इन दोनों का कांटेक्ट इसी पॉइंट पे होना चाहिए। ये थोड़ा सा भी यहाँ वहां मूव हुआ तो चलेगा नहीं, मशीन खराब हो जाएगा या फिर क्वालिटी कंट्रोल नहीं हो पाएगा। मतलब मुझे इसके मोशन पे कंट्रोल रखना है। तो ये अगर मूव हुआ तो मुझे पता लगना चाहिए कि वो मूव हुआ, नहीं तो पूरा मशीन खोल के बैठेंगे, देखते रहेंगे कहाँ गड़बड़ हो गई। तो हम क्या करते हैं ना, जहाँ सेंसिटिव पार्ट्स होते हैं, ये सेंसिटिव पार्ट है, इसका थोड़ा भी मोशन चलेगा नहीं, इसको पोटेंशियोमीटर लगा देते हैं। होगा क्या, गलती से भी ये मूव हुआ, वायर का लेंथ बढ़ गया, वायर का लेंथ बढ़ गया, वोल्टेज बढ़ गया। और वो वोल्टेज बढ़ा, उसने करंट चेंज कर दिया, और हमारे पास वहां पे वो सब डेटा मिल जाता है कि एग्जैक्टली कौन से पार्ट में गड़बड़ हो गई। मोशन सेंसर, तो ये एज अ मोशन सेंसर भी वर्क करता है। तो पोटेंशियोमीटर कैन आल्सो बी यूज्ड एज अ मोशन सेंसर। तो देखो, इफ द स्लाइडर ऑफ पोटेंशियोमीटर is connected to the moving part of a machine, it can work as motion sensor. A small displacement of a moving part, छोटा सा displacement, causes change in potential, which is further amplified using amplifier circuit. So this is how you understand कि exactly कहाँ पे displacement हुआ, so we can correct it. Then अब पोटेंशियोमीटर के मेरिट्स भी है, मतलब एडवांटेजेस, और उसके डीमेरिट्स भी है, मतलब डिसएडवांटेजेस। तो दो डिसएडवांटेजेस है। नंबर वन, पोटेंशियोमीटर इज नॉट पोर्टेबल। जैसे वोल्ट मीटर देखा होगा आपने, छोटा सा डब्बी होता है, आपको चाहिए उठा के यहाँ से वहां लेके गए, कोई दिक्कत नहीं है। पोटेंशियोमीटर ये बड़ा बड़ा डिवाइस होता है, क्योंकि ऑलरेडी 10 मीटर का वायर था, हमने उसको भी फोल्ड करके लगाया है। तो जो पोटेंशियोमीटर का बॉक्स बनता है ना, वो लगभग 2.5 से 3 फीट का होता है। तो पोर्टेबल का मतलब क्या होता है, तो तुम लेके जा सको। पोर्टेबल का मतलब क्या होता है, यू कैन कैरी इट। तो अभी के जमाने में पोर्टेबल टीवी भी आती है फिर,
कंप्यूटर पोर्टेबल नहीं था तो लैपटॉप बन गया, राइट, करेक्ट। टीवी पोर्टेबल नहीं थी तो अभी छोटे टीवी भी आ गए, पोर्टेबल टीवी, छोटे छोटे स्क्रीन आता है, 10 से 15 इंच, 15 भी बहुत बड़ा हो गया, 10-12 इंच का स्क्रीन आता है। तो पोर्टेबल मतलब यू कैन टेक इट एनीवेयर। तो पोटेंशियोमीटर इज नॉट पोर्टेबल, बट वोल्ट मीटर इज पोर्टेबल। बड़ा बड़ा इंस्ट्रूमेंट है तो लेके नहीं जा सकते जल्दी से। देन और एक प्रॉब्लम है, वोल्ट मीटर आपको डायरेक्ट रीडिंग दे देता है वोल्टेज की। अगर आपको 2 पॉइंट में वोल्टेज मेजर करना है, जैसे ए और पी, तो मैं वोल्ट मीटर का एक टर्मिनल यहाँ लगा दूंगा और दूसरा यहाँ लगा दूंगा और वोल्ट मीटर में रीडिंग मिल जाएगा मुझे। 10 वोल्ट है, 15 वोल्ट है, 20 वोल्ट है। तो वोल्ट मीटर गिव्स यू डायरेक्ट रीडिंग ऑफ वोल्टेज, लेकिन पोटेंशियोमीटर डज नॉट गिव यू डायरेक्ट रीडिंग। बोलोगे ऐसा क्यों? मेरे को बताओ, तुमने पोटेंशियोमीटर में कहा कौन सा इंस्ट्रूमेंट लगाया है मेजर करने के लिए? दिख रहा है तुमको? ऊपर का पार्ट तो छोड़ देना, ये पोटेंशियोमीटर नहीं है, पोटेंशियोमीटर सिर्फ नीचे का पार्ट। कहाँ तुमने कनेक्ट किया? कुछ है मेजर करने के लिए? नहीं है ना, कर भी नहीं सकते। तो पोटेंशियोमीटर से हमको डायरेक्ट मेजरमेंट नहीं मिलता है, इनडायरेक्ट मिलता है। यस, बोलोगे इनडायरेक्ट कैसे करेंगे? इनडायरेक्ट तुम मेजर कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अभी जो तो इक्वेशन तुम देख रहे हो, बहुत सारे इक्वेशन हमने लिखे, यहाँ पे भी लिखा है, ये देखो ये इक्वेशन, राइट। मुझे अगर वोल्टेज ही मेजर करना होता या ईएमएफ मेजर करना होता, मैं क्या करता? E1 इक्वल टू वी L1 बाय L2। तो मुझे पहले L1 मेजर करना पड़ेगा, L2 मेजर करना पड़ेगा। अगर E1 नहीं पता तो मुझे पहले करंट से E1 निकालना पड़ेगा। बनाया था ना हमने इक्वेशन? बनाया कि नहीं? बनाया ना? तो पहले करंट मेजर करूंगा, फिर R1 प्लस R2 से मल्टीप्लाई करूंगा, फिर क्या मेजर करूंगा? E1, और वो E1 यहाँ सब्स्टिट्यूट करूंगा तो क्या मिल जाएगा? V। तो प्रॉब्लम ये है पोटेंशियोमीटर का कि पोटेंशियोमीटर से आपको डायरेक्ट रीडिंग नहीं मिलता है, क्योंकि उसका काम ही नहीं है वो करना। वो हम पोटेंशियोमीटर जिस पर्पज से डिजाइन किया था उसका काम ही नहीं है डायरेक्ट मेजरमेंट देना। लेकिन वोल्ट मीटर का क्या होता है? डायरेक्ट कनेक्ट करो, यू गेट रीडिंग। आजकल तो वोल्ट मीटर भी कोई नहीं यूज करता। क्या यूज करते हैं? डिजिटल मल्टीमीटर। अब बोलोगे डिजिटल मल्टीमीटर क्यों यूज होता है? वोल्ट मीटर सिर्फ वोल्टेज मेजर करेगा, एमीटर सिर्फ करंट मेजर करेगा। डिजिटल मल्टीमीटर में कम से कम 10 फंक्शंस होते हैं। तुम करंट भी उसमें मेजर कर लो, तुम वोल्टेज भी उससे मेजर कर लो, तुम रेजिस्टेंस भी उससे मेजर कर लो, तो उसमें मल्टीपल फंक्शन होते हैं। डिजिटल छोटा सा होता है, वो वीडियो गेम जैसा होता है। वीडियो गेम वो क्या था, ब्रिक गेम, उतना छोटा सा एक डिवाइस मिलता है वो। तो ये दो ही डीमेरिट्स है, पोटेंशियोमीटर इज नॉट पोर्टेबल and direct measurement of terminal potential difference or EMF is not possible in potentiometer. Whereas talking about merits मतलब advantages, तो advantages इसके है बहुत सारे हैं। जैसे पोटेंशियोमीटर इज मोर सेंसिटिव कंपेयर टू वोल्ट मीटर। मोर सेंसिटिव, जैसे मैंने आपको मशीन का एग्जांपल दिया, मूविंग पार्ट का एक एग्जांपल दिया था ना, कहीं तो ड्रॉ किया था मैंने, हटा दिया यहाँ से। वो एक हमने लगाया था यहाँ पे पोटेंशियोमीटर, और अगर ये मशीन का मूविंग पार्ट थोड़ा सा भी मूव होता है तो दिस वेरी स्मॉल डिस्प्लेसमेंट कैन बी डिटेक्टेड बाय पोटेंशियोमीटर बट नॉट बाय वोल्टमीटर। so that is why it is more sensitive compared to voltmeter. Also least count, पोटेंशियोमीटर का least count काफी कम है compared to voltmeter. What is the meaning of least count? The smallest measurement that one can make using an instrument is known as least count. For example, centimeter scale. What is least count? 0.1 centimeter मतलब 1 mm. वर्नियर कैलिपर 0.01, राइट? क्या mm? सेंटीमीटर. What about screw gauge? 0.001. What about spirometer? 0.0001, राइट? करेक्ट. तो ज्यादा सेंसिटिव कौन है, स्पिरोमीटर है कि स्क्रू गेज है कि वर्नियर कैलिपर है कि सेंटीमीटर स्केल है? स्पिरोमीटर, राइट. तो जितना स्मॉल मेजरमेंट लेगा उतना ही ज्यादा उसका एक्यूरेसी होगा, मतलब मोर एक्यूरेट, लेस लीस्ट काउंट. तो अगेन वोल्ट मीटर का प्रॉब्लम क्या है? वोल्ट मीटर कैन मेजर ओनली इन स्टेप्स ऑफ 1 वोल्ट और 2 वोल्ट, लेकिन पोटेंशियोमीटर कैन मेजर इन स्टेप्स ऑफ इवन 0.1 वोल्ट. तो least count of potentiometer is smaller than voltmeter and hence it is
more accurate compared to voltmeter, करेक्ट। और एडवांटेज नंबर 2, मैंने पहले 1 और 3 डिस्कस कर लिया, अब एडवांटेज नंबर 2, पोटेंशियोमीटर से आपको ईएमएफ भी मिल जाएगा और टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस भी मिल जाएगा। आप ईएमएफ भी मेजर कर सकते हो, आप टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस भी मेजर कर सकते हो। हाँ, ये बात अलग है कि डायरेक्ट नहीं मिलेगा, फॉर्मूला के थ्रू, ये सब फॉर्मूला यूज करके फाइंड करना पड़ेगा आपको। लेकिन वोल्ट मीटर आपको डायरेक्ट मेजरमेंट देता है, लेकिन किसका? सिर्फ टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस का। वोल्ट मीटर विल नेवर गिव यू ईएमएफ। तो पोटेंशियोमीटर कैन बी यूज्ड टू मेजर ईएमएफ as well as terminal potential difference, whereas voltmeter measures only terminal potential difference. तो वोल्टमीटर से आप ईएमएफ फाइंड कर ही नहीं सकते हो। So there are some advantages of potentiometer and there are some disadvantages of potentiometer. Advantage number 1, it is more sensitive. Advantage number 3, least count इसका कम है, right? Advantage number 2, you can measure both EMF and terminal potential difference. Disadvantages, it is not portable. Another disadvantage, direct measurement is not possible. Clear? Good. तो अब अगला टॉपिक पे जाने से पहले हमारे जितने टॉपिक हुए उसके हमको करने हैं क्वेश्चन सॉल्व। इसमें से एक दो क्वेश्चंस हमारे मीटर ब्रिज के रह गए थे, शायद एक ही रहा था, आई डोंट रिमेम्बर, पर 9.5 नहीं हुआ है, मेरे को ऐसा याद आया। बाकी है ना 9.5, एग्जाम्पल 9.5 बाकी है ना? हाँ, तो ये रह गया था बाय मिस्टेक, तो इसको पहले सॉल्व कर लेंगे। अगेन आई विल गिव यू टाइम टू टेक आउट योर नोटबुक्स एंड ऑल्सो टू राइट डाउन थिंग्स। तो पहले यहाँ पे ध्यान होना चाहिए, इट इज एन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। एग्जाम्पल 9.5, two resistances 2 ohm and 3 ohm are connected across the two gaps of meter bridge. मीटर ब्रिज में दो गैप बनते हैं, लेफ्ट और राइट। तो एक जगह पे 2 ओम लगाया है, दूसरी जगह पे 3 ओम लगाया है, एज शोन इन फिगर। नाउ फिगर इज मिसिंग, तो हम ड्रॉ कर लेंगे, डोंट वरी। कैलकुलेट द करंट थ्रू द सेल। करंट थ्रू द सेल मतलब टोटल करंट व्हेन द ब्रिज इज बैलेंस्ड, एंड द स्पेसिफिक रेजिस्टेंस ऑफ द मटेरियल ऑफ द मीटर ब्रिज वायर। तो जो मीटर ब्रिज का वायर था उसका स्पेसिफिक रेजिस्टेंस मतलब रेजिस्टिविटी फाइंड करना है आपको। गिवन द रेजिस्टेंस ऑफ ब्रिज वायर इज 1.49 ओहम एंड इट्स डायमीटर इज 0.12 सेंटीमीटर। तो डायग्राम नहीं भी है तो कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि जरूरत ही नहीं है। अगर आपको समझ में आया है टॉपिक तो बिल्कुल जरूरत नहीं है, सिर्फ याद होना चाहिए मीटर ब्रिज में 2 एल शेप्ड कॉपर रॉड्स होते हैं। You have 2 L-shaped copper rods. Then in between you have 1 straight copper rod. तो ऐसा कुछ था, अगर आपको याद होगा तो। याद है? यस। देन हमने क्या किया था, इस पे एक वायर को स्ट्रेच कर लिया था, वायर AC। दिस इज A पॉइंट, दिस इज C पॉइंट, दिस इज B पॉइंट। उसके बाद इफ यू रिमेंबर, यहाँ पे आपने एक अननोन रेजिस्टेंस लगाया था X, लेकिन इस केस में रेजिस्टेंस की वैल्यू दी है आपको, मतलब अननोन तो नहीं है, नोन है, इस केस में नोन है, क्वेश्चन में दिया हुआ है 2 ओहम बोला है यहाँ पे। तो दिस इज 2 ओहम रेजिस्टेंस, एंड सिमिलरली इन द राइट गैप यू हैव अ वेरिएबल रजिस्टर बॉक्स। इस केस में उसकी भी वैल्यू दे दी है, कितनी दी हुई है? 3 ओम। फिर आप A पॉइंट से बैटरी के पॉजिटिव को कनेक्ट करते हो, एक्सटर्नल बैटरी के पॉजिटिव को, फिर की एंड देन विद द हेल्प ऑफ रियोस्टैट, यहाँ पे रियोस्टैट आएगा, तो हियर यू विल हैव रियोस्टैट, यहाँ पे रियोस्टैट था RH, यहाँ पे की था, और यहाँ पे आपके पास एक बैटरी था। तो यू हैव अ बैटरी ओवर हियर समथिंग लाइक दिस, एंड यू हैव अ की K प्लस एंड माइनस, एंड देन यहाँ से आपने एक गैल्वेनोमीटर लिया और गैल्वेनोमीटर के थ्रू एक जॉकी को कनेक्ट किया। A पॉइंट से C पॉइंट तक टच करते गए, फाइनली आपको एक पॉइंट मिला D, सच दैट द करंट टू गैल्वेनोमीटर इज 0। ये होता है R1, और क्योंकि नेटवर्क बैलेंस हो गया, नेटवर्क क्या हो गया? बैलेंस, मतलब यहाँ से करंट कितना है? 0। करंट 0 है तो ये नहीं है सर्किट में, ये नहीं है तो सीधा ये रेजिस्टेंस और ये रेजिस्टेंस सीरीज में है, और ये होता है R2।
और ये था R3 और ये था R4। यहाँ तक क्लियर? तो अभी गिवन में क्या क्या दिया है हम वो भी देख लेते हैं एक बार। हमको गिवन क्वांटिटीज में R1 की वैल्यू दी है 2 ओहम, R2 की वैल्यू दिया हुआ है 3 ओहम, R3 प्लस R4 ये दिया है 1 पॉइंट समथिंग 1.49, क्योंकि उन्होंने बोला है कि पूरे वायर का रेजिस्टेंस कितना है 1.49, बोला है ना? बोला है गिवन द रेजिस्टेंस ऑफ द ब्रिज वायर। ब्रिज वायर मतलब ए से सी तक, ए से सी तक मतलब कौन, R3 और R4, कितना है वो 1.49 ओहम है, 1.49 ओहम। और आपको फाइंड करने के लिए क्या क्या बोला है, क्या बोला है? हाँ, क्या बोला है? कैलकुलेट द करंट थ्रू द सेल। करंट थ्रू द सेल मतलब यहाँ से करंट आएगा वो आए। अब जो इमेजिन नहीं कर पा रहा, इमेजिन नहीं कर पा रहे हो तो फिर आपको जरूरत पड़ेगी व्हीटस्टोन नेटवर्क ड्रॉ करने की, क्योंकि करंट थ्रू द सेल इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। जस्ट अ मिनट। ओके, हटा देते हैं। बीच का पार्ट तो वैसे भी दिखाना नहीं है, क्यों नहीं दिखाना है? क्योंकि वहां से करंट पास हो नहीं रहा। क्यों नहीं हो रहा? क्योंकि नेटवर्क क्या है, बैलेंस नेटवर्क। तो यू हैव टू ऑलवेज कीप इन माइंड, ये तुमको हमेशा याद रहना ही चाहिए, नहीं तो अननेसेसरी डायग्राम ड्रॉ करने में टाइम पास हो जाएगा। तो यू नीड टू रिमेम्बर, ऑलवेज ऑलवेज रिमेम्बर दिस, भूलना नहीं है इसको। ये आ गया करंट, ये आ गया I1, यहाँ पे आ गया I2, यहाँ रेजिस्टेंस है R1, यहाँ रेजिस्टेंस है R2, यहाँ रेजिस्टेंस है R3 और ये रेजिस्टेंस है R4। आपको पूछा क्या था? करंट, टोटल करंट पूछा है ना? क्या पूछा है? क्या पूछा है? देखो, कैलकुलेट द करंट थ्रू द सेल। सेल मतलब ये एक ही सेल है इधर, बाकी तो कुछ है नहीं। तो जो बैटरी लगाया है उसने कितना करंट ड्राइव किया, मतलब क्या पूछा है? आई। तो आपको पूछा है आई, फाइंड आउट व्हाट इज द वैल्यू ऑफ आई, ये पूछा है। नंबर 2, नंबर 2 स्पेसिफिक रेजिस्टेंस ऑफ वायर, मतलब रेजिस्टिविटी रो। अब ये फॉर्मूला मैं लिखूंगा नहीं, डायरेक्टली सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहला काम आपको करना पड़ेगा करंट फाइंड करने का, और आपको बैटरी का वोल्टेज दिया हुआ है, दिया हुआ है ना? नहीं दिया है? नहीं दिया, चलो कोई बात नहीं। डायमीटर दिया है वायर का, वायर का डायमीटर दिया है 0.12, तो डायमीटर ऑफ वायर इज 0.12 सेंटीमीटर, बराबर। So how will you find out what is current? करंट कैसे फाइंड करोगे? करंट कैसे फाइंड करोगे? हाउ विल यू फाइंड आउट करंट? V इक्वल टू IR, पर V तो पता ही नहीं है क्योंकि डायग्राम दिया ही नहीं था, है ना? डायग्राम यहाँ पे प्रिंट नहीं हुआ ना। अगर डायग्राम प्रिंट होता तो यहाँ पे 2 वोल्ट लिखा हुआ है, अब इजी हो गया काम। V इक्वल टू IR, तो V इक्वल टू IR, V इक्वल टू I कौन सा R? R इक्विवेलेंट। अभी इसके लिए डायग्राम ड्रॉ किया मैंने। R इक्विवेलेंट निकालोगे और नेटवर्क बैलेंस्ड है, नेटवर्क बैलेंस है तो ये दो किसमें है, सीरीज में, और ये दो किसमें है, सीरीज में। तो ये RS1 और ये RS2, इसकी तो वैल्यू दी ही है तुमको पहले 1.49, तो इसको मैं RS2 बोल देता हूँ, लेकिन ये वैल्यू तुम्हारे पास ऑलरेडी है। और RS1, तो RS1 कितना है, R1 प्लस R2, R1 कितना है 2, R2 कितना है 3, तो कितना आ गया 5 ओम, 5 है ना? यस। नाउ RS1 एंड RS2 आर इन पैरेलल, आर इन पैरेलल, पैरेलल में है तो आर इक्विवेलेंट मिल जाएगा आपको, RS1 इंटू अपॉन RS1 प्लस RS2। तो ये RS1 की वैल्यू थी 5 और वो कितना था 1.49 अपॉन 5 प्लस 1.49,
तो हाउ मच इज दिस? हाँ, अरे 1.49 को 1.5 मान लो। 1.5 और 5 7.5, 1.5 6.5, 75/65, 5 5 13 जा 5 15 जा 15/13 1 पॉइंट समथिंग, है ना? तो 1 पॉइंट समथिंग आएगा। तो 1 पॉइंट समथिंग, अभी एग्जैक्ट वैल्यू कितना है वो करके रखा है मैंने कैलकुलेशंस। जस्ट लेट मी चेक। 1.15 आ रहा है ये। दिस इज टर्निंग आउट टू बी 1.15 ओहम। 1.15 ओहम, ये आ गया इक्विवेलेंट। तुमको क्या फाइंड करना था? करंट। तो कैसे करोगे? V इक्वल टू आई आर इक्विवेलेंट। तो I इक्वल टू V अपॉन आर इक्विवेलेंट। V कितना है? 2। ये कितना आया? 1.15। तो I इक्वल टू 1 पॉइंट समथिंग, 1 पॉइंट समथिंग, यस। तो 1 पॉइंट समथिंग मतलब कितना है? 1.74 आ रहा है। तो 1.74 एम्पियर। कुछ नहीं, डिवाइड करना है इसको। आई एक्सपेक्ट दैट यू नो हाउ टू डिवाइड। इफ यू डोंट नो हाउ टू डिवाइड, पॉइंट निकालो, ऊपर 200 कर लो। अब ये पता होना चाहिए आपको, दिस इज टेबल ऑफ 5। तो सॉल्व कर लो। तो 1.74 आएगा। दिस इज 1.74 एम्पियर। ये मिल गया आपको 1.74 एम्पियर। ये हो गया आपका पहला पार्ट खत्म। तो पहले पार्ट में कुछ भी नहीं करना था, इक्विवेलेंट रजिस्टेंस निकालना है। वो मिल गया। तो V इक्वल टू आई आर से I इक्वल टू V बाय आर। V कितना दिया हुआ है? 2, क्योंकि वो डायग्राम में दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है? 2 वोल्ट। तो 2 अपॉन 1.15, दैट इज इक्वल टू 1.74 एम्पियर। यहाँ तक कुछ डाउट है? नेटवर्क क्या था? बैलेंस। नेटवर्क बैलेंस हो तो R1 R2 किस में होते हैं? सीरीज में। R3 R4 सीरीज में। ऊपर का सीरीज, नीचे का सीरीज। डन, खत्म। पार्ट 2, व्हाट यू आर सपोज टू फाइंड आउट इज रो। तो R इक्वल टू रो L बाई ए। तो रो इक्वल टू RA बाई एल। किसका किसका रो पूछा है? वायर का। तो आर किसका लोगे? वायर का। वो तो तुमको दिया ही है ना, 1.49। और मीटर बेज में वायर का लेंथ कितना होता है? 1 मीटर। तो एल की वैल्यू तुमको पता ही है। नहीं तो बोलोगे लेंथ नहीं दिया। अरे मीटर ब्रिज है वो। मीटर ब्रिज में लेंथ कितना था? 1। इसलिए मैंने बोला था, जब मैं सिखा था, जब मैंने स्टार्ट किया तो तुमको तभी बताया था कि इसको मीटर ब्रिज बोलने का रीजन क्या है, लिखा भी था। सिंस द वायर इन दिस केस इज 1 मीटर, and it is called as मीटर ब्रिज। वही नहीं पता होगा तो फिर एल की वैल्यू ढूंढते बैठेंगे। ढूंढो, नहीं मिलेगा, क्योंकि वो लिखा नहीं है। लिखा ही नहीं कहीं पे, तो फिर यू शुड नो एल इज 1। therefore rho equal to r. What is r? 1.49. area is pi r square upon length is 1. So rho equal to 1.49 into pi into 0.06 सेंटीमीटर में था। तो 10⁻⁻² इसका स्क्वायर। 0.12 था ना, डायमीटर 0.12 था ना, ये तो रेडियस 0.06 सेंटीमीटर का मीटर में कन्वर्जन। तो बेसिकली ये इसको 1.5 लिखूंगा मैं, और ये पाए को मैं 3 लिखने वाला। और ये 6 × 10⁻⁻⁴ उसका स्क्वायर 36 × 10⁻⁻8। ओके, गुड। ये 4.5 हो गया, 4.5। राइट, नहीं तो फिर वैसा नहीं करना है तो कोई दिक्कत नहीं। 36 3 108। 108 × 15 वो करना इजी है। क्यों? क्योंकि देखो, 108 × 1.5 करना है तो फिलहाल 15 कर लो। मतलब 108 × 10 और 108 × 5। व्हाट इज 108 × 10? 1080। इसका आधा कितना होता है? 540 बराबर 0 2। राइट, लेकिन आपको 1.5 करना था ना, तो क्या आएगा? 160 162 बराबर। पक्का पक्का, श्योर। तो 162 × 10⁻⁻8। व्हाट इज द यूनिट ऑफ ओहम मीटर? क्योंकि ओहम मीटर स्क्वायर अपॉन मीटर, तो क्या आएगा? ओहम मीटर। रजिस्टिविटी इज ओहम मीटर। अभी एग्जैक्ट आंसर यही आ रहा है जो हमने फाइंड किया। 162 162 × 10⁻⁻8 सिर्फ ऐसा लिखा है, 1.62 × 10⁻⁻6 ओहम मीटर। हो गया क्वेश्चन खत्म।
तो एग्जाम्पल 9.5 के बाद आइडियली 9.6 आना चाहिए, लेकिन वो आपके टेक्स्ट बुक में प्रिंटिंग मिस्टेक है, डायरेक्ट 9.7 है, तो डायरेक्ट 9.7 पे जाएंगे। देयर इज नो 9.6, सीक्वेंस गलत हुआ है, तो डायरेक्टली 9.7। तो होपफुली इट इज डन। ओके, गुड। Example 9.7. In an experiment to determine the internal resistance of a cell of EMF 1.5 volt, तो जिस सेल का हमको इंटरनल रेजिस्टेंस मतलब स्मॉल आर फाइंड करना है, उसका ईएमएफ दे दिया 1.5 वोल्ट। द बैलेंस पॉइंट इन द ओपन सेल कंडीशन। अभी ये बैलेंस पॉइंट इन द ओपन सेल कंडीशन मतलब क्या होता है? जब हमने इंटरनल रेजिस्टेंस फाइंड किया था तो हमने पहले केस में की को ओपन रखा था, इसको बोलते हो ओपन सेल कंडीशन, राइट। जब सेल इंसर्ट करते तो क्लोज सेल कंडीशन। ओपन सेल कंडीशन में रेजिस्टेंस सर्किट में नहीं होता है, कैपिटल आर, और क्लोज में होता है। वेरी गुड। तो पहले केस में जो नल पॉइंट मिलता है उसका लेंथ क्या लेते हैं हम लोग? L1। तो यहाँ पे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ओपन सेल कंडीशन में बैलेंसिंग लेंथ कितना है? 76.3। 76.3 मतलब ये कौन है? L1 है। When the resistor of 9.5 ohm is used in the external circuit, मतलब अभी आपने की को कर दिया क्लोज, तो रेजिस्टेंस क्या आ गया? सर्किट में आ गया। और रेजिस्टेंस कितना है? 9.5। तो इस केस में बैलेंस पॉइंट शिफ्ट्स टू 64.8, मतलब L2 की वैल्यू क्या है? 64.8 of the potentiometer wire. Determine the internal resistance of the cell. Very simple question, एक्सट्रीमली सिंपल। सिर्फ आइडेंटिफाई करना है दिया क्या क्या है। सेल का ईएमएफ E1 कितना दिया है? 1.5, लगने नहीं वाला हमको लेकिन दिया है। बैलेंस पॉइंट L1 76.3, बैलेंस पॉइंट L2 64.8, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस R 9.5, और फाइंड क्या करना है आपको? इंटरनल रेजिस्टेंस स्मॉल r। और व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर दिस? स्मॉल r इक्वल टू कैपिटल R L1 माइनस L2 अपॉन L2। हो गया। अब इस केस में मैं सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करने नहीं वाला हूं, क्योंकि रेशो है, सेंटीमीटर सेंटीमीटर हो जाएगा कैंसर। तो 9.5, L1 की वैल्यू थी 76.3 माइनस 64.8 अपॉन 64.8, सेंटीमीटर सेंटीमीटर हो गया कैंसर। तो 9.5, 76.3 and 64.8, 11.5। This is 11.5 upon 64.8। इसको सॉल्व कर लो, तो इसको सॉल्व कर लेंगे। 11.5 डिवाइडेड बाय 64.8, 0.1774 इंटू 9.5, 1.6859, 1.6859 ओम। और ठीक भी है क्योंकि इंटरनल रेजिस्टेंस की वैल्यू छोटी ही होती है, तो दैट इज फाइन। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रैक्टिस प्रॉब्लम नंबर 13। हमने जो लास्ट 2-3 लेक्चर में जितने भी टॉपिक कवर किए हैं उसके साथ इसका कोई लेना देना नहीं है। ये समहाउ बीच में एक रैंडम क्वेश्चन आ गया, तो ये तो हमने 11 में सीखा था, उससे भी सॉल्व हो जाएगा। तो एनीवेज, अ सेट ऑफ 3 कॉइल्स हैविंग रेजिस्टेंसेस 10, 12 एंड 15 ओहम आर कनेक्टेड इन पैरेलल। तो 3 रेजिस्टेंस है 10, 12 एंड 15, इनको पैरेलल में लगा दिया। दिस कॉम्बिनेशन इज कनेक्टेड इन सीरीज विद, तो ये पैरेलल कॉम्बिनेशन को एक सीरीज कॉम्बिनेशन के साथ लगाया, इन सीरीज विद सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ दीज ऑफ 3 कॉइल्स ऑफ द सेम रेजिस्टेंसेस। मतलब ये कि 10, 12 और 15 ओम पैरेलल में लगाए, ये कॉम्बिनेशन वापस सीरीज में लगाया, किसके साथ? सीरीज कॉम्बिनेशन। और वो सीरीज कॉम्बिनेशन में 3 रेजिस्टेंस है, उसकी वैल्यू भी क्या है? 10, 12 एंड 15 ओम। कैलकुलेट द टोटल रेजिस्टेंस एंड करंट थ्रू द सर्किट if a battery of EMF 4.1 volt is used for drawing current। तो पहले डायग्राम समझ लेते हैं, सिंपल है। आपके पास टोटल 6 रजिस्टर है और 2 कॉम्बिनेशन है, एक है पैरेलल कॉम्बिनेशन, एक है सीरीज कॉम्बिनेशन। तो ये आ गया आपके पास
पहली बात तो ये है आपके पास पैरेलल कॉम्बिनेशन, तो यू हैव दिस पैरेलल कॉम्बिनेशन हियर। फिर उसके बाद आपके पास तीन रेजिस्टेंसेस है विच आर इन सीरीज, you have three resistances which are in series। तो ऐसा है, और इस पूरे कॉम्बिनेशन को क्या करने किया है, बैटरी, कितने वोल्ट का बैटरी, 4.1 वोल्ट, 4.1। ओके, अभी जब 4.1, 5.1, 6.1 ऐसा दिया होता है ना, तो वो कैलकुलेशंस को सिंपल करने के लिए दिया होता है। मतलब 4.1 इसके लिए दिया होगा क्योंकि कैलकुलेशन सिंपल हो जाएंगे। तो यहाँ पे एक बैटरी कनेक्ट किया है जिसका ईएमएफ है 4.1। So you have some battery here, cell or battery, whatever it is. I'll just show a cell of EMF 4.1 volt। R1 जिसकी वैल्यू है 10, मैं अभी R1 R2 लिखूंगा नहीं, 10, 12 एंड 15, 10, 12 एंड 15, ये 10, 12 और 15 ये हो गया 37, ये 10, 12 एंड 15 कितना है, 4। अब ये कैसे, तो देखो, चलो करना ही है, अगर आपको प्रॉपर वे में लिखना है तो आई एम टू लेजी टू डू दैट, पर लेवे लिखना पड़ेगा। R1, R2, R3, R4, R5, R6, R1, R2, R3, भी बोर्ड के एग्जाम में लिखना पड़ता है, क्या करोगे। चलो कोई बात नहीं, वो गिवन विवन वो टू फाइंड वो नहीं लिखूंगा, डायरेक्टली सॉल्यूशन पे आ जाएंगे। R1, R2, R3 किसमें है, किसमें है, पैरेलल में है, पैरेलल में है। तो व्हाट इज 1/RP, 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3, तो 1/RP इक्वल टू 1/10 प्लस 1/12 प्लस 1/15 बराबर। तो हाउ मच इज दिस इन टोटल, मेरे को पूरा आंसर बताओ, सॉल्व करो। 1/4, तो आर पे कितना है, हाँ 4 और सफिशियंट, बाकी कैलकुलेशन तुम कर लोगे, कुछ नहीं है, क्रॉस मल्टीप्लाई 12, 10 ये वो करते रहो, so you can do it। Okay, then R3, sorry, R4, R5 and R6 are in series। RS equal to 10, 12 और 15, 37। फिर ये जो RP था और ये जो RS था, ये वापस से किसमें है, सीरीज में, और वो 41 बनना ही चाहिए, क्योंकि मैंने पहले ही बोला 4.1 दिया है, मतलब वो स्पेसिफिकली दिया है क्योंकि 41 बनेगा। तो फाइनल इक्विवेलेंट विल बी RP प्लस RS। पैरेलल और सीरीज फाइनली किसमें है, सीरीज में है। तो ये टोटल रेजिस्टेंस और ये टोटल दोनों क्या करोगे, ऐड करोगे, क्योंकि क्या है, सीरीज है। तो 37 प्लस 4 दैट इज इक्वल टू बेसिकली 41 आएगा ये, 41 आ गया। आपको क्या पूछा था, करंट V इक्वल टू IR, तो I इक्वल टू V/R, तो 4.1/41 मतलब 1/10 मतलब 0.1 एम्पियर हो गया, और यही आंसर है। दिस इज व्हाट दे हैव गिवन यू, 0.1 एम्पियर। डन।